बंसीपुर शहर में बलराम अपनी पत्नी और अपनी बेटी रिद्धि के साथ रहता था और वहाँ पर साइकिल रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा और बेटी की पढ़ाई दोनों का पूरा ख्याल रखता था। दिन भर के रिक्शा चलाकर जितनी भी कमाई होती उससे बलराम अपना घर चलाया करता। कभी पैसे बच जाते तो कभी घर में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ज्यादा पैसे ना होने की वजह से रिद्धि को स्कूल की फीस और पत्नी कामना को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। मम्मा, आज भी स्कूल की कक्षा में मुझे बाहर निकाल दिया गया। क्यों मेरी फीस नहीं भरी थी? आज तुम्हारे पापा को आने दो, आज जरूर वो पैसे लेकर आएंगे जिससे हम तुम्हारी फीस भर देंगे। आपने कल भी ऐसा ही कहा था कि घर में मेरी फेवरेट पनीर बनाएंगी, लेकिन सिर्फ चावल बनाया। आपने कल भी मेरी बात नहीं मानी। बेटा, आज बन जाएगी। कामना और रिद्धि बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। लगता है पापा आ गए। पापा आ गए। कामना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि उनके घर की मकान मालकिन आई है और वो कह रही हैं, तुम लोगों ने पिछले महीने से मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी है। तुमने इसे अपने बाप की जागीर समझ ली है क्या? हम आपके पूरे पैसे जल्दी ही दे देंगे, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं कोई समय नहीं दे सकती। तुम्हें कैसे भी करके मेरे पैसे मुझे 1 हफ्ते में देना है, बस। इतना कहकर मकान की मालकिन वहाँ से चली गई। उस वक्त बलराम रास्ते पर रिक्शा लिए अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था। बलरामपुर, चौक, चौराहा, शहर, मॉल, कहाँ जाना है? मुझे शहर के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में ले चलो। जी मैडम जी, तुरंत मैं आपको ले चलता हूँ। बलराम ने उस औरत को अपने रिक्शा पर बैठाया और चल पड़ा। इतने में रास्ते पर पड़ा एक पत्थर बलराम को दिखाई नहीं दिया और उसके रिक्शा उससे टकरा गई, जिससे रिक्शा का टायर पंक्चर और रिक्शा के सामने की रोड टूट गई। इस वजह से बलराम ने रिक्शा रोक दी। अरे क्या हुआ भाई साहब, आपने रिक्शा क्यों रोक दी? और ये आवाज कैसी? मेम साहब, अब ये रिक्शा आगे नहीं जा पाएगी, आपको कोई दूसरी रिक्शा करनी पड़ेगी। इतना कहकर बलराम अपने रिक्शा को लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ रिक्शा रखने की जगह ना होने की वजह से पास के गौशाला में अपनी बिगड़ी हुई रिक्शा रख देता है। आप आ गए, और ये क्या, आपका मुंह उदास क्यों है? आज भी कोई सवारी नहीं मिली, आप खाली हाथ ही नजर आ रहे हैं। मैं क्या क्या बताऊं भाग्यवान, आज हमारी रिक्शा भी खराब हो गई। ना कोई सवारी अच्छे से छोड़ पाया, ना कुछ पैसे कमा पाया। पता नहीं किसकी नजर हमारे परिवार को लग गई है। आज भी खाली हाथ घर आया हूँ। बलराम और कामना को बात करता देख उनकी बेटी रिद्धि वहाँ पर आई। पापा, आपकी रिक्शा उस गौशाला में क्यों खड़ी है? आज आपने वहाँ क्यों खड़ी की है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बलराम अपनी टूटी हुई रिक्शा उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर पूरा परिवार मायूस हो जाता है। कल सुबह इस रिक्शे को मैं भंगार में बेच दूंगा ताकि कुछ पैसे मिल जाए, जिससे हमारा घर कुछ ही दिनों के लिए चल जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने माँ पिताजी को तकलीफ में देख बेटी रिद्धि गौशाला में सबसे प्यारी गाय की बछिया भूरी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बाछू, तुम्हें पता है आज भी मैंने और मम्मा ने खाना नहीं खाया। रिद्धि की बात सुनकर भूरी अपना सर हिलाने लगी। भूरी और रिद्धि का भुलापन देखकर वहाँ पर इच्छा देवी प्रकट हुई। रिद्धि बेटा, आज तुमने कुछ नहीं खाया ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए पनीर और रोटियां लेकर आई हूँ। सच? ये सब पूरा मेरा है? ये सब तुम्हारा है, और जाकर अपने पिताजी से कहना मेहनत और लगन से काम करें। इच्छा देवी ने अपने चमत्कार से बलराम की भंगार में जाने वाली रिक्शा को भूरी और गौशाला के गोबर से गोबर का रथ बना दिया और वहाँ से अदृश्य हो गई। रिद्धि पनीर और रोटियां लेकर अपने घर दौड़ते हुए चली गई और हाफते हुए कहने लगी, माँ, पापा, ये देखिए। तुम्हारे पास खाना कहाँ से आया रिद्धि? और तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या बात हो गई? आप दोनों मेरे साथ गौशाला में चलिए, वहाँ चलकर देखिए कि क्या हुआ। रिद्धि उन्हें गौशाला लेकर गई। दोनों गोबर का बड़ा सा रथ देखकर दंग रह गए। गोबर के रथ से खुशबू आ रही थी। रथ में पहिए और इंजन लगे हुए थे, जिससे कि वो चल सके। इतना चमत्कारी रथ कि मानो वो असली रथ हो। ये कैसा चमत्कार है? ये सब कैसे हुआ?
बताओ रिद्धि बेटा, ये सब किसने किया? माँ, देवी माँ ने किया। वो आकर मुझे और भूरी को आशीर्वाद देकर चली गई। बलराम उस गोबर के रथ को देखकर बड़ा खुश हुआ। आखिर उसकी साइकिल अब गोबर का रथ जो बन गई थी। बलराम उस गोबर के रथ को चलाकर देखने लगा। जब चली तो अगले ही सुबह पूरे शहर में उसकी चर्चा हो गई। कैसे पति हो तुम? तुमने सुना नहीं? शहर में गोबर का रथ आया हुआ है, फिर भी तुम मुझे एक बार भी घूमने नहीं ले गए। अरे भाग्यवान, आज चलते हैं, चलो। मैंने भी उस गोबर के रथ के बारे में खूब सुना है। आजकल बड़ी सवारी ले जा रही है। बलराम दिन रात 2 गुनी ज्यादा मेहनत करने लगा और उस गोबर के रथ से लोगों को उनके स्थल पर पहुंचाने लगा। देखते ही देखते महीने बीत चुके थे। बलराम ने गोबर के रथ की मदद से घर का किराया, रिद्धि के पूरे साल की स्कूल की फीस भर दी थी। ये सारी कृपा इच्छा देवी की वजह से हुई है। हमें घर में बड़ी सी पूजा रखनी चाहिए जिसमें हम गोबर के रथ की पूजा करें। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कामना और बलराम ने धूमधाम से घर में इच्छा देवी की पूजा रखी। सबको आमंत्रण देकर अपने घर बुलाया। लेकिन इस बात से शहर के अन्य रिक्शा वाले बिल्कुल खुश नहीं थे और वो बलराम के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। देखा तुमने, उस बलराम के बच्चे ने शहर भर में गोबर के रथ से वाहवाही बटोर ली। अब हम क्या करेंगे? हम गांव चले जाएं? तुम उसकी चिंता मत करो, उसने हमें भी पूजा में बुलाया है। हम भी चलेंगे और रथ है तो गोबर का ही ना। वहाँ चलकर उस गोबर के रथ में आग लगा देंगे। अन्य रिक्शा वाले भी बलराम के घर पूजा में चले गए। आओ आओ, यही इंतजार करो, पूजा बस शुरू होने वाली है। तुम बाकी के मेहमानों का स्वागत करो, हम तो तुम्हारे घर के ही हैं। हमारी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। वो दोनों रिक्शा वाले बलराम और सारे मेहमानों का ध्यान लगा देखकर वहां मौका देखते ही गोबर के रथ को आग लगाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने उस गोबर के रथ को आग लगाई, इच्छा देवी के आशीर्वाद से गोबर के रथ को कुछ भी नहीं हुआ। तभी बाहर से रिद्धि भागते हुए घर में आई और कहने लगी, माँ, पापा, बाहर 2 रिक्शा खड़ी थी, उसमें आग लगी है। जल्दी से चल के देखिए वहाँ क्या हो रहा है। क्या कहा तुमने? बाहर तो मेरी रिक्शा खड़ी है। ये सब कैसे हो गया? हम लुट गए। दोनों एकदम तेजी से भागते हुए बाहर गए और देखा कि उनकी रिक्शा जलकर राख हो चुकी थी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। इच्छा देवी ने उन्हें उनके कारनामों का फल दे दिया। अपनी गलती स्वीकार करके दोनों ने बलराम से माफी भी मांगी। बलराम और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दलदलपुर नाम के गांव में रमेश नाम का दूध वाला रहता था। रमेश भैंसों का दूध निकालता और दूध के कैन कंधे पर उठाकर हाईवे किनारे रख देता। किराए की गाड़ी आती और दूध उठाकर ले जाती। कैन के साथ चलते हुए कई बार रमेश गिर जाता और दूध बह जाता, लेकिन फिर भी रमेश डटा रहा क्योंकि दूध बाहर पहुंचाने के लिए उसकी खुद की गाड़ी नहीं थी। इसीलिए वो किराए की गाड़ी पर डिपेंड था। रमेश का एक नौजवान बेटा था धनुष। धनुष शहर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। एक दिन सुबह तबीयत खराब होने की वजह से रमेश नींद से लेट उठा और टाइम देखकर चकरा गया। कल से सीने में दर्द हो रहा है। दूध निकालकर हाईवे पहुंचाना है। गाड़ी वाला रुकेगा नहीं, क्या करूं? रमेश ने दम लगाकर भैंसों का दूध निकाला और केन में भरकर केन हाईवे किनारे रखने लगा। सीने का दर्द बढ़ता गया, फिर भी वो डटा रहा और सारे केन हाईवे पहुंच गए। टाइम तो कब का निकल गया, फिर गाड़ी क्यों नहीं आई? हाईवे से रमेश का पड़ोसी टहलते हुए आ रहा था। रमेश को देखकर पड़ोसी बोला, अरे रमेश, गाड़ी तो कब की निकल गई। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, ड्राइवर बोल के गया मुझे, उसे जल्दी जाना था, तुम्हें दूसरी गाड़ी का इंतजाम करने को बोला है। पड़ोसी चला गया और इधर रमेश के हालात बिगड़ गए।
हे भगवान, अब दूध शहर कैसे पहुंचेगा? दूध नहीं पहुंचा तो कल से शहर वाले दूध बंद कर देंगे। रमेश रोने लगा और उसके सीने का दर्द बढ़ने लगा। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और रमेश सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया। रमेश का अंतिम संस्कार करने धनुष शहर से गांव आया था। धनुष की माँ लगातार रोए जा रही थी। धनुष भी काफी सदमे में था। अंतिम संस्कार हो गया, सारे रिश्तेदार निकल गए और धनुष की माँ बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ना है, पर हालात बदल गए हैं। अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है। मैं तो बीमार रहती हूँ, पढ़ाई लिखाई भूल जा, नहीं तो मुझे मुट्ठी भर जहर ला कर दे दे, मैं वही खाकर सो जाती हूँ। माँ की बात सुनकर धनुष माँ से लिपट गया और बोला, कैसी बात कर रही हो माँ? मैं कहीं नहीं जाने वाला, चिंता ना कर, कल से रोज दूध शहर जाएगा। दूसरे दिन सुबह धनुष जल्दी उठा और दूध निकालने लगा। आदत ना होने के कारण भैंसें साथ नहीं दे रही थी और धनुष काफी लेट हो गया। धनुष ने दूध की कैन उठाई और हाईवे की तरफ निकल पड़ा। हाईवे आते ही उसने देखा कि गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी वाला काफी गुस्सा था। आज एक ही कैन है क्या? नहीं भैया, 20 और हैं, तो सर पे उठाकर लेके जा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। धनुष हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन गाड़ी वाला नहीं माना। रोज का नाटक है तुम्हारा। तुम्हारा बुढ़ा भी रोज लेट था। मैंने सोचा टपक गया तो भला टली, वो टपका नहीं कि तू हाजिर हो गया। ये सुनकर धनुष को गुस्सा आया और गाड़ी वाले को गाड़ी से खींचकर पीटने लगा। तभी पड़ोसी आया, उसने झगड़ा सुलझाया और गाड़ी वाला निकल गया। अब इसके गाड़ी में कभी दूध नहीं भेजूंगा चाचा। तो गाड़ी खरीद ले, पैसे कहाँ हैं? पैसे किस लिए चाहिए? ऑटोमोबाइल किया है ना, तू कुछ भी कर सकता है। ये सुनते ही धनुष शांत हो गया और बोला, आज दूध बेकार गया, लेकिन कल दूध बेकार नहीं जाएगा। देखना चाचा, मैं रातों रात गाड़ी खड़ी कर दूंगा। माँ भैंसों का गोबर इकट्ठा कर रही थी। गोबर देखकर धनुष को आइडिया आया और धनुष बोला, माँ, गोबर गड्ढे में मत फेंको, बल्कि गड्ढे में से सारा गोबर उठाकर इकट्ठा करो। गोबर का क्या करेगा? वही करूंगा जो बाबा ने इतने सालों में नहीं किया। फिर क्या था, माँ और धनुष ने मिलकर काफी सारा गोबर इकट्ठा किया और धनुष ऑटोमोबाइल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए गोबर की गाड़ी बनाने लगा। माँ भी मदद करने लगी और दोपहर तक गोबर की गाड़ी बनकर तैयार हो गई। गाड़ी तो बन गई, लेकिन इसके पेट्रोल डीजल की टंकी तो बनाई ही नहीं हमने। माँ, मैंने अंदर गोबर गैस का चैम्बर बनाया है। गाड़ी गोबर की है तो चलेगी भी गोबर से। कल सुबह तक ये सूख जाएगी। दूसरे दिन सुबह धनुष और माँ ने देखा गोबर गाड़ी सूख गई है। फिर क्या, उन्होंने भैंसों का दूध निकाला और कैन में भरकर सारे कैन गाड़ी में रख दिए। फिर धनुष गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मीठी आवाज करते हुए गोबर गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर गाड़ी लेकर धनुष हाईवे की तरफ निकल गया। इधर हाईवे पर गाड़ी वाला धनुष की राह देख रहा था। आ जाएगा तो गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा। तभी अचानक उसने देखा कि धनुष गोबर गाड़ी में दूध लेकर आ रहा है। गाड़ी वाले की आंखें फटी की फटी रह गई और धनुष गोबर गाड़ी के साथ सामने से निकल गया। धनुष शहर की डेयरी में पहुंचा तो शहर के सारे लोग गाड़ी देखकर हैरान रह गए। डेयरी में दूध देकर धनुष ने गोबर गाड़ी घर की तरफ घुमाई। इस प्रकार रोज धनुष गोबर गाड़ी में दूध चढ़ाकर शहर की डेयरी छोड़ने लगा और गाड़ी में बैठकर फिर से घर आने लगा। इस प्रकार गोबर गाड़ी की वजह से धनुष की सारी मुश्किलें आसान हो गईं। पंजाब के एक गांव में हैप्पी अपनी पत्नी हरप्रीत के साथ रहता था और लोगों को दूध दही पहुंचाने का काम किया करता था। पूरे गांव में हैप्पी की तरह ताजा और शुद्ध दूध कोई भी नहीं बेचता था,
इसी वजह से अन्य दूध वाले उससे चलते थे। उनमें से एक था प्रवीण। उस हैप्पी के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमसे भी ज्यादा गाय उसके पास हो जाएगी। और नहीं तो क्या, कल का आया हुआ लड़का और उसके पास हमसे ज्यादा जमीनें हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहा है वो, और खेती बाड़ी भी जोरों शोरों से कर रहा है। ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, तब मजा आएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? हैप्पी पूरे गांव में मशहूर किस लिए है? अपने दूध और मिठाइयों के लिए ही ना। उसके दूध और उसके दूध वाली हर चीज में मैं केमिकल की मिलावट कर दूंगा। अब मजा आएगा। बड़ा उड़ रहा था, ये है उसकी असली जगह। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। आ जाओ, दूध ले लो, दूध ले लो। क्यों हैप्पी भाई, किद्दा आज दूध लेकर फिर निकल लिए तुसी? जाते जाते मुझे भी देकर जाओ। ओए मैं क्या परजाई जी, ये लो पूरे 2 लीटर। आज का दूध ज्यादा ताजा लग रहा है, क्या खास बात है इनमें? जी बस अभी अपने गौशाला से दूध कर लाया हूँ, ताजे तो होंगे ही ना। ऐसे ही हैप्पी गांव के हर कोने में दूध और दही लेकर चला जाता है उन्हें बेचने। मिलावट का दूध होने के कारण गांव के कुछ बूढ़े और बच्चे बीमार हो जाते हैं। सारे गांव वाले ये शिकायत कर सरपंच के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। सब बच्चे बूढ़े बीमार हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि सारे एक साथ बीमार हो गए? कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं फैली? अगर ऐसा हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कोई बीमारी शिमारी तो नहीं हो गई ना पिंड विच? अरे इन सबसे पूछो तो इन्होंने खाया क्या है? दसो जी, उससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। क्या खाया है बताओ भाई। तब एक बच्चा उनमें से कहता है, मम्मा ने मुझे दूध पिलाया था, तब से ही मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने भी सवेरे दूध ही पिया था, मानो मेरी हालत तो ऐसी है जैसे मेरे प्राण निकल गए हों। सबने दूध पिया है। ये दूध कहाँ से खरीदा था, हैप्पी के यहाँ से या प्रवीण के? तब प्रवीण गांव वालों के बीच में से सामने आया और कहने लगा, मैं इस गांव में दूध बेचता ही नहीं, मैं हमेशा दूसरे गांव में बेचता हूँ। ये बात भी सच है, जाकर हैप्पी को बुला कर लाओ। गांव वालों को हानि पहुंचाने के जुर्म में उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के आदेश अनुसार वहाँ पर हैप्पी आ जाता है और कहता है, कहिए जी क्या बात है, आज पंचायती में मुझे बुलाया गया है, जरूर कोई खास बात होगी। सीधे तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे काले कारनामों की वजह से हम जैसे सीधे साधे दूध वाले परेशान हैं। मैं कुछ समझा नहीं जी, आखिर बात क्या है? तुम्हारे दूध मिलावट के थे, उसमें हानिकारक केमिकल्स थे, जिस वजह से गांव के आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। सुबह सुबह इंसान दूध पीता है ताकि उसकी सेहत बनी रहे, इसलिए नहीं कि वो परेशान रहे। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं मिलावट भला क्यों करूंगा? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। तब सरपंच ने भरी सभा में सबके सामने उसे सजा सुनाई और कहा, तुम्हारी सजा ये है कि अब से और इसी समय से तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है, गांव वालों को हानि और चोट पहुंचाने के जुर्म में। तुम अगर गांव में दोबारा नजर आए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हैप्पी समझ चुका था कि इसके पीछे किसी की साजिश है। वो उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। गांव छोड़कर दर दर भटकने के बाद मेरा गौशाला, मेरी गाय, सब कुछ वहीं रह गए। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना सब कुछ बनाया था। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा भगवान, जो मेरी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ हैप्पी खाने और रहने के लिए तरस रहा था, दूसरी तरफ प्रवीण ने हैप्पी के गौशाला को कब्जे में ले लिया था और वहाँ से जो भी दूध की आमदनी होती वो पूरे गांव में बेचा करता था। लेकिन प्रवीण इन हरकतों से भी बाज नहीं आया। वो गायों को केमिकल वाली इंजेक्शन लगाया करता था ताकि वो सब ज्यादा दूध दें। इन गायों को ज्यादा दूध देना ही होगा, वरना मैं गाड़ी और जमीन कैसे ले पाऊंगा? अजी आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, पूरे गांव में सिर्फ आप ही का व्यापार है, फिर भी ये कदम क्यों उठा रहे हैं? चुप करो और जाकर खाना बनाओ। प्रवीण उन गौशाला की गायों को हमेशा इंजेक्शन दिया करता
जिस वजह से सारी गायें ज्यादा दूध देती। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सारी गायें बीमार हो गई और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। अब इन गायों का क्या फायदा, इन्हें छोड़ दो जंगल की तरफ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी गायें लाकर उन्हें हम फिर से इंजेक्शन देंगे। मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, इतनी लालच भी नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसा कह दिया तुम वैसा ही करो, ज्यादा बहस ना करो। प्रवीण के कहने पर उसकी पत्नी ने सारे गायों को रास्ते पर खुला छोड़ दिया। सारी गायें भटकते हुए हैप्पी से जा मिलती हैं। हैप्पी उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो मेरी गायें हैं, लेकिन ये यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? और इनकी हालत तो बहुत खराब है। आखिर ये सब हुआ कैसे? वहाँ जाकर देखता हूँ, इन्हें पानी पिलाता हूँ। हैप्पी जाकर अपने गायों को पानी पिलाता है। उन गायों में से एक गाय का बछड़ा अचानक से ही गौमाता का रूप धारण कर लेती है। वत्स, तुम बिना लाभ के भी हमारी मदद कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। गौ माता को बोलता देख हैप्पी दंग रह गया और उनसे कहने लगा, मैंने अपना सारा जीवन बस गायों की सेवा और मेहनत करने में लगा दिया है। मुझे बस मेरा जीवन ऐसा ही बिताना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे पहले वाली जिंदगी दे दें। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इन पशुओं की तुम बहुत अच्छी देखभाल करना। उनसे जो तुम्हें गोबर मिलेगा उससे तुम एक घर बनाना और वो गोबर का घर हीरे के घर में बदल जाएगा और गोबर के उपले हीरे के उपले बन जाएंगे। क्या सच? मैं ऐसा ही करूँगा। भगवान के घर देर है या अंधेर नहीं। आपका लाख लाख शुक्रिया माता, आपका लाख लाख शुक्रिया। अरे भाग्यवान, तुमने सुना कि नहीं? उस हैप्पी के बच्चे ने गोबर का घर बनाया है। जंगल के पास से भी गुजरो तो वहाँ उसकी दुर्गंध आती है। हमें उससे क्या करना है जी? हमें अपना देखना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और वैसे भी भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया ही है। जब तक होगा तब तक हम ऐसे ही मिलावट का दूध बेचा करेंगे, और क्या। हैप्पी अपने गोबर के घर में रहकर पशुओं की सेवा कर रहा था कि तभी एक दिन उससे मिलने प्रवीण आया। कैसे हो भाई, कहाँ हो? अरे प्रवीण, आओ आओ, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? मुझे पता है, तुमने ही मेरे दूध में मिलावट करके गांव से मुझे बाहर निकलवाया था। छोड़ो, वो सब बेकार की बातें हैं। हैप्पी और प्रवीण बात कर ही रहे थे कि गोबर का घर हीरे के गोबर के घर में तब्दील हो गया। उस घर में गौ माता के आशीर्वाद से हीरे लग गए, जिसे देख दोनों दंग रह गए। लगता है ये गौ माता का आशीर्वाद है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? हीरे का घर गोबर से हीरो का घर कैसे हो गया? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। देखा, ये है प्रकृति का नियम। जब भी समय बदलता है सब बदल जाता है। हैप्पी का हीरे के गोबर का घर देखकर प्रवीण दंग था और वो अपने गांव दोबारा लौट गया और वहां जाकर देखा कि सरपंच और गांव के कई लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमने उस निर्दोष हैप्पी को गांव से बाहर निकाल दिया। तुम तो इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। अच्छा, ये बात तुम्हें पता चल गई। आखिर किसने बताई? तब प्रवीण की पत्नी ने आगे आकर कहा, ये सारी बातें मैंने बताई। मैंने आपके काले कारनामे इतने बढ़ रहे थे कि मुझे ये सारी बातें गांव वालों को बतानी ही पड़ी। प्रवीण अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर ही नहीं पाया और सदमे में आ गया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आई और मिलावट का दूध बेचने के जुर्म में प्रवीण को गिरफ्तार करके ले गई। हमें हमारे गांव का साथी हैप्पी को दोबारा यहाँ बुलाना होगा। हैप्पी को दोबारा गांव बुलाया गया। गांव में आकर हैप्पी ने और कई सारे गाय खरीदी और उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया।